नहीं और अपन किसके क्या लाइट नहीं है? अच्छा, आज एक बात सिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। अपन बोलते हैं ना लाइट गई बार बार। हाँ एक्चुअली लाइट से गई बोलना। हाँ, आपने एक बार बताया था भैया। बता चुका हूँ। हाँ, हम्म। हालांकि वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लाइट चली गई वो बात गलत नहीं बोल सकते आप। लेकिन हाँ, पावर कट होना सही वर्ड है। अपन को यूज करना चाहिए पावर कट हुआ, है ना। जब भी लाइट जाती है तो अपन पावर कट यूज करते हैं, पावर कट ही बोलना चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, गलत नहीं है वो, लाइट गई, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका होता है बोलने का। अपन थोड़े से ऐसा लगता है पढ़े लिखे हैं थोड़े से, है ना। तो आप जो है वो यूज करा करिए कि पावर कट हो गया। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अपन स्टार्टिंग से देख चुके थे हमारे आसपास के पदार्थ। 5 टॉपिक में डिवाइडेड था पूरा टॉपिक कि हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से हैं, मतलब पदार्थ होते क्या है। 2 मिनट बच्चे और ज्वाइन कर लें थोड़े से, फिर मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। 5 टॉपिक में देखा था पदार्थ का भौतिक स्वरूप, अभिलाक्षणिक गुण, अवस्थाएं कल हमने बात कर ली थी। आज अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे, और क्वेश्चन आंसर करने के बाद दूसरा टॉपिक देखेंगे क्या पदार्थ की अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन देखी थी, उसका भौतिक स्वरूप, अभिलाक्षणिक गुण देखे थे। 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे थे। कल देखा था पदार्थ की अवस्था जो कि 5 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। इसके बारे में कल हम चर्चा कर चुके थे। 2 के बारे में हम जो है वो इस टॉपिक के लास्ट में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है वो देखा था कि क्या ठोसों के गुण देख लिए थे हमने, ठोस, द्रव, गैस के गुण देख लिए थे। वो 5 टॉपिक के आधार पर थे। उसके आधार पर हमने बताया था कि स्पंज जो है इसका संपीड़न संभव है, क्या फिर भी ये ठोस है। रबर जो है इसका आकार बदल रहा है, क्या फिर भी ये ठोस है। शक्कर जिस बर्तन में डालो तो भी उसका बर्तन का आकार लेती है, क्या फिर भी वो ठोस है। तो बिल्कुल हाँ, ये तीनों ही ठोस हैं, क्योंकि इनके विशेष ठोसों के कुछ विशेष गुण होते हैं जिनका ये फॉलो करते हैं, जिनको ये फॉलो करते हैं। उसके कारण से हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये सभी क्या है, ठोस हैं, है ना। उदाहरण भी देख लिए थे हमने, कुछ कुछ उदाहरण जो है वो गैस के बारे में मैंने आपसे बोला था कि आप खुद से भी ढूंढ लें कुछ उदाहरण। उसके बाद ये टेबल देखी थी हमने जिसमें हमको कंक्लूजन मिल गया था, एक पूरा ओवरव्यू मिल गया था ठोस, द्रव, गैस का, कि कैसे कैसे उनके घनत्व में परिवर्तन आता है, उनका निश्चित आकार होता है कि नहीं, निश्चित आयतन होता है कि नहीं, संपीड़न उनमें संभव है कि नहीं, विसरण क्या होता है, विसरण एक दूसरे के पदार्थ में मिलना जो है वो विसरण कहलाता है, वो हो पाता है कि नहीं। तो जल और गैस में तो हो पाता है, द्रव और गैस में तो हो पाता है, वो लिक्विड और गैस में तो हो पाता है, लेकिन सॉलिड में जो है वो विसरण नहीं हो पाता। ये अपन ने कल बात करी थी। आज जो है हम इसी के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। वो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में घनत्व, घनत्व के क्रम में, ये वेव नहीं लिखा, वो के लिखा हुआ है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। लिखा हुआ है वायु, चिमनी, धुआं, शहद, जल और चौक। सबसे पहले तो हम इसको जो है वो दूसरी स्क्रीन पर ले जाते हैं ताकि हम इसमें कुछ लिख सकें। ये आ गए हम स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोला हुआ है आपसे, बढ़ते हुए घनत्व के वेग में, यहाँ पर के लिखा हुआ है, के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए घनत्व क्रम में लिखा है ना, मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब जिसका घनत्व कम होगा उसको पहले लिखना है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसको सबसे बाद में लिखना है ना। तो आप सबसे पहले तय करो, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बाकी की चीजों पे अभी मैं विचार कर ही नहीं रहा हूँ, है ना। बाकी की चीजें जो है वो अपन फोकस ही नहीं कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। बाकी की चीज पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी इसी क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ मैं, इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा। तो सबसे पहले आपको मुझे ये बताना होगा सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, सॉलिड का, लिक्विड का, कि गैस का। घनत्व सबसे ज्यादा किसका होता है, बता सकते हो क्या आप। सॉलिड का होता है, लिक्विड का होता है, कि गैस का होता है, ठोस का होता है, द्रव का होता है, कि गैस का होता है। घनत्व, घनत्व के सबसे ज्यादा किसका होता है, घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का, है का।
सॉलिड का। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, आपसे जब भी रिप्लाई मांगू तो आपको चैट में करना है मुझे रिप्लाई, या फिर आप जो है वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। माइक अनम्यूट करना आपको आता होगा, है ना। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, जब भी आपको बोलना हो तो आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। फिर मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, ठोस का होगा। मैं हिंदी में लिख देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं यहाँ पर ठोस द्रव गैस हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठोस द्रव गैस। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। मैं घनत्व की बात कर रहा हूँ। घनत्व किसका ज्यादा होता है, जिसके कण पास पास होते हैं, और ठोस के कण तो बहुत पास पास होते हैं। हमने कल ही डायग्राम में देखा था। यहाँ पर देखो, आपको ये वाला डायग्राम याद भी होगा, इस वाले डायग्राम में हमने देखा था। ये देखो, ठोस के कण जो है वो बहुत पास पास हैं, द्रव के उससे दूर दूर हैं, और गैस के जो है वो सबसे दूर हैं। घनत्व के बारे में देखें तो ठोस का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, ठोस से कम गैस का होता है, और ठोस से कम जो है वो द्रव का होता है, और सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित चीजों को जो है वो आपको बढ़ते हुए घनत्व के केस में लिखना होगा। सबसे पहले तो हम बता दें आपको, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसमें गैस कौन कौन सी है। जो जो गैस है उसका सबसे पहले आना चाहिए। तो क्या वायु गैस है, बिल्कुल गैस है। चिमनी का धुआं एक गैस है, बिल्कुल गैस है। फिर उसके बाद शहद गैस नहीं है, जल गैस नहीं है, चौक गैस नहीं है, रुई गैस नहीं है, लोहा गैस नहीं है। ये दोनों गैस हैं। इनमें से दोनों में से कोई एक जो है वो सबसे पहले आएगा। तो वायु जो है वो सिंपल प्लेन वायु है, और वायु के अंदर चिमनी का धुआं और घुस गया तो वायु जो है उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो सबसे कम घनत्व जो होगा वो वायु का होगा। सबसे कम घनत्व किसका होगा, वायु का। देन आफ्टर उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद आ जाएगा धुएं का। मैं केवल चिमनी का धुआं नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल धुआं लिख दे रहा हूँ, आप समझदार हो इतने तो, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ धुआं। धुएं में क्या हुआ, वायु में और ज्यादा कण मिल गए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कण मिल गए, जिसके कारण से क्या बन गया, धुआं बन गया। ये हो गए दो चीज। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, द्रव आता है। इसमें से द्रव की पहचान करो कौन कौन सा है, शहद द्रव है, जल द्रव है, और बाकी सब ठोस है। शहद और जल, इनमें से कम घनत्व किसका होता है, कम घनत्व शहद का कम घनत्व होगा कि जल का कम घनत्व होगा। तो आप देखोगे जल का कम घनत्व होता है, जल ज्यादा कम गाढ़ा होता है, शहद ज्यादा गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा शहद होता है, इसके कारण से उसका यार वो। से दीपक भैया का फोन आ रहा है यार, मैं पढ़ नहीं पा रहा। बेटा माइक तो अनम्यूट कर लेता। वायु, वायु के बाद आ जाता है धुआं, उसके बाद आ जाता है जल, जल के बाद आ जाता है क्या, शहद, शहद के बाद क्या ऊपर आएगा। से मैं बेटा क्या है, मैं अब सभी के माइक बंद कर रहा हूँ, है ना। मुझे बंद करना पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोग अनम्यूट म्यूट नहीं करना सीख पा रहे हो अभी। जब सीख जाओगे उसके बाद में आपको दे दूंगा वो शक्ति कि आप अपना माइक अनम्यूट कर पाओ, है ना। वापस आता हूँ क्वेश्चन पे। वायु, वायु के बाद उसमें अगर हमने कोई सी गैस मिला दी तो वो बन जाएगा धुआं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अपन जब धुआं करते हैं, घर में कंडे जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं या कुछ भी चीज जलाते हैं, तो एक गैस निकलती है। ज्यादातर वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 बोलते हैं। और एक और गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको केवल हम CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। मोनो लगा दिया जाता है केमिस्ट्री में, जब भी एक तत्व का एक परमाणु होता है तो उसको मोनो लगा देते हैं। 10th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे आप, है ना। तो वायु, वायु में हमने कोई सी गैस मिला दी तो वो बन जाएगा धुआं, धुआं ज्यादा घनत्व होता है। उसके बाद आ जाते हैं कोई सा लिक्विड फॉर्म आ जाता है, लिक्विड में जल पहले आ जाएगा, शहद बाद में आएगा, क्योंकि शहद का घनत्व ज्यादा होता है, गाढ़ा दिखता है अलग ही। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ठोस आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद चौक आएगा, रुई आएगा, फिर लोहा आएगा। सबसे कम घनत्व किसका होगा इन तीनों में से, चौक का, रुई का, कि लोहे का। तो इन तीनों में से सबसे कम घनत्व होगा रुई का। आप मत लिखो, आप केवल सुनो, है ना। जब मैं आपसे बोलूंगा लिखने को तब लिखिएगा। तो सबसे कम होगा रुई का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगी चौक, क्योंकि चौक आसानी से टूट जाती है, उसका घनत्व कम होता है। उसके बाद सबसे आखिरी में आएगा क्या, लोहा। सबसे आखिरी में क्या आएगा, लोहा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन केवल ये सिखाना चाह रहा था कि आप जो है वो घनत्व पहचान पा रहे हैं कि नहीं, सबका किस वस्तु का घनत्व कितना होता है वो जान पा रहे हैं कि नहीं, है ना। इसलिए जो है वो ये क्वेश्चन आपको बस यही सिखा रहा था। आपको पता होना चाहिए कि ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है, और द्रव का इन दोनों के बीच में कहीं होता है।
है ना, द्रव का इन दोनों के बीच में कहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी, आपको रखना चाहिए और ध्यान। तो ये वाला क्वेश्चन यही सिखा रहा था आपको कि आपको क्या करना है, जो भी चीज दी हुई हो अगर बढ़ते घटते क्रम में, ये भी ध्यान रखना है कि बढ़ते क्रम में लिखना है कि घटते क्रम में। यहाँ पर अपन को बढ़ते हुए घनत्व के बारे में लिखना है। सबसे कम घनत्व किसका होगा, इस साइड जो आएगी वस्तु उसका सबसे कम घनत्व होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, जो इस साइड आएगी उसका ज्यादा होगा। सबसे कम वाले को पहले लिखना है, उसके बाद बढ़ते चलना है हमको। इसके उल्टा भी तो लिख सकते हैं, घटते क्रम में भी तो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लोहा आ जाएगा और फिर बाद में क्या आ जाएगा, वायु हो जाएगा। ये ऐसा चलते आएगा क्रम। तो डिपेंड करता है आप किसके बारे में पूछ रहे हो, कौन से क्रम के बारे में पूछ रहे हो। तो बढ़ते क्रम में सभी ने पढ़ा होगा, तो ये बढ़ते क्रम में लिख दिया हमने वायु चिमनी। अब आप लोग मुझे कुछ चीज बता सकते हो क्या, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि इनमें से घनत्व किसका कम ज्यादा होगा। मैं फिर से एक बार स्लाइड पे आता हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके माइक ओपन कर दिए जाएंगे, इस दौरान आपको आंसर देना है। हाँ, आप मुझे बताइए किसका ज्यादा घनत्व होगा, जल का या फिर तेल का भैया, तेल का। घनत्व किसका ज्यादा होगा, तेल का। बिल्कुल, तेल का। अब आपके सामने ऑप्शन है, तेल का ज्यादा घनत्व होगा या फिर पापड़ का ले लो, पापड़ तलते हैं अपन। पापड़ किसका घनत्व ज्यादा होगा, पापड़ बिल्कुल सही। चिल्ला का है को रह जाए आराम से। इसके बाद क्या, इसके बाद यदि हम बात करें किसका ज्यादा घनत्व ज्यादा होगा, लकड़ी का घनत्व ज्यादा होगा या फिर लकड़ी के कंपेयर में मैं ले रहा हूँ लोहा। लोहा लोहा बिल्कुल सही। लोहा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आपको घनत्व किसका ज्यादा होता है ना, किसका कम होता है। मेरे ख्याल से इजी है, कुछ भी जिसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। सारणीबद्ध करना है, अलग अलग क्वेश्चन, मतलब अलग अलग अवस्थाओं के गुणों को सारणीबद्ध करना है, टेबल में उसके अंतर बताना है। तो ठोस द्रव गैस में अंतर जो है हम कल चर्चा कर चुके हैं सारी बातों में, कि उसका आकार जो है वो कैसा होता है, उनका आयतन चेंज होता है कि नहीं होता है, उनका विसरण का गुण पाया जाता है कि नहीं, उनमें संपीड़न का गुण पाया जाता है कि नहीं, उनका घनत्व होता है कि नहीं, वो सारी चीजें उन्होंने बोला है कि आपको जो है वो टेबल में बनाना है, टेबल बनाना है। तो जाहिर सी बात है हम कल कर चुके हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए मतलब आपको डेफिनेशन बताना है कि इन सभी की डेफिनेशन क्या है। पहला आ जाती है दृढ़ता। दृढ़ता को इंग्लिश में बोलते हैं टफनेस। क्या बोलते हैं, टफनेस। टफ सुना है ना, टफ, कोई बोलते हैं ये बहुत रफ एंड टफ है, वो बोलते बहुत टफ है, टफ है मतलब बहुत कठिन है, बोलते हैं ना। तो टफनेस किसको बोलते हैं, दृढ़ता किसको बोलते हैं। जब भी आप कभी ईंट पर पत्थर मारते हैं, जब भी आप कभी ईंट पर पत्थर मारेंगे, यदि अगर आप ईंट पर पत्थर मारेंगे, ईंट को यदि ठोक रहे होंगे हथौड़े से, बहुत पीट रहे होंगे, तो वो ईंट क्या करेगी, ठोस है, उसका आकार परिवर्तन नहीं होने वाला है। आकार जब उसका परिवर्तन नहीं होने वाला है तो वो क्या होगी, जब हम उसको जबरदस्ती उसका आकार परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी। मतलब ठोसों में एक गुण पाया जाता है, ठोसों में एक गुण पाया जाता है, वो गुण क्या करता है, उनके आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठोसों में एक गुण पाया जाता है, गुण मतलब क्वालिटी, ठोसों में एक गुण पाया जाता है, क्वालिटी होती है उनकी। यदि हम उनके आकार को परिवर्तित करना चाहें, यदि वो ठोस है या फिर कोई प्लास्टिक की वस्तु है या फिर मान लीजिए कीबोर्ड ही क्यों ना हो, या फिर वो लोहे की कोई वस्तु है, वो ठोस है, यदि हम उसको हथौड़े से पीट रहे हैं, हम हथौड़े से पीट रहे हैं, उसका क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसका आकार परिवर्तित हो जाए, तो वो आकार परिवर्तित होने नहीं देता है, कौन, ठोस। तो ये उसका क्या है, गुण है। ये गुण जो कि उसके आकार को परिवर्तित नहीं होने देता है, उसका विरोध करता है, आकार में परिवर्तन होने का विरोध करता है, ये गुण कहलाता है उसकी टफनेस या दृढ़ता। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। दृढ़ता हम किसको बोलेंगे, ठोसों में एक गुण होता है
जो कि उसके आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वो उसको परिवर्तित नहीं होने देता। जैसे ईंट है, कोई ईंट जो है वो अपने शेप में रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसका कोई शेप चेंज करे, है ना। जब वो शेप चेंज नहीं होना चाहती तो उसमें एक गुण है जो कि उसके आकार में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा, वो आकार को परिवर्तित नहीं होने देगा। वो गुण क्या कहलाएगा, दृढ़ता कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर होगी इसकी दृढ़ता की। दृढ़ता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठोसों का एक ऐसा गुण जो कि उनके आकार में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, क्या कहलाती है, दृढ़ता कहलाती है ना। इसको आप लिखने के लिए अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से लिखो। डेफिनेशन रटने की चीज नहीं होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ। साइंस में आप लोग जब तक पढ़ोगे, जब तक 9th क्लास में मेरे साथ पढ़ोगे या 10th क्लास में अगर पढ़ोगे, तो डेफिनेशन जो है वो रटने की चीज नहीं होती, समझने की चीज होती है। ठोसों का एक ऐसा गुण जो कि उनके आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है कि नहीं होने देंगे हम चेंज, वो विरोध का गुण क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा टफ है ही नहीं। उसके बाद क्या दूसरी बोलिए, संपीडिता। संपीडिता को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन, जिसके बारे में अपन ने कल चर्चा करी है। तो क्या होता है, हम संपीडिता मतलब मैंने बताया, जब भी संपीड़न आपके सामने शब्द आए तो आप पिचकारी से उसका रिलेट करेंगे। पिचकारी, पिचकारी में क्या कर रहे होते हैं अपन, पानी पर दबाव डाल रहे होते हैं। तो संपीडिता क्या हो जाती है, संपीडिता हो जाती है पदार्थ पर बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन होना, संपीडिता का गुण कहलाता है। मतलब किसी पदार्थ में अगर हम बल लगाएं, किसी पदार्थ में बल लगाएं, उस पर बल लगाएं मतलब ताकत लगाएं, अगर ताकत लगा के हम उसका आकार चेंज कर दे रहे हैं तो वो गुण क्या कहलाएगा, संपीडिता का गुण कहलाएगा। उसके बाद तरलता, तरलता मतलब बहने का गुण। आप मुझे बताइए, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में तरलता का गुण किस किस में पाया जाएगा। क्या ठोस बहते हैं, ईंट कभी बहते हुए देखिए कि बहते बहते जो है वो आपका घर जो है वो बहते बहते रोड पर आ गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो तरलता का गुण जो है वो दो में ही पाया जाता है। एक तो पाया जाता है द्रव में, दूसरा पाया जाता है गैस में, है ना। द्रव भी बहते हैं, आप पानी को डालोगे तो बिल्कुल बहता हुआ प्रतीत होगा, और गैस भी बहती है ना। गैस भी जो है वो लगातार बहती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती है, हवा चलने का रीजन वही है। उसके बाद बर्तन में गैस का भरना। बर्तन में गैस के भरना पर टिप्पणी करना मतलब जैसे कि हम जब किसी बर्तन में गैस को भर देते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन उसको समझो। यदि किसी बर्तन में मान लीजिए कोई गैस सिलेंडर है, आपके घर के गैस सिलेंडर है, और उस गैस सिलेंडर में क्या करिए, आपने गैस भर दी, एलपीजी भर दी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भर दी, तो इसके कारण होने क्या वाला है, वो गैस के कण उसके अंदर चले तो गए, लेकिन गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है और आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण से वो बर्तन में जो है वो ट्रेवल करते रहेंगे, इधर से उधर गति करते रहेंगे। तो लगातार लगातार गैस के जो कण होंगे जिससे गैस बनी हुई है, वो कण उस बर्तन की दीवारों पर क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, है ना। तो अपन इसके बारे में यही चीज लिख सकते हैं, जब भी गैस किसी बर्तन में भरी जाती है तो गैस के कण उस बर्तन की दीवारों पर, उस बर्तन की जो भी दीवार है, जो उसका पोर्शन है, उस पर क्या डालेंगे, बल लगाएंगे, उस पर ताकत लगाएंगे। तो गैस को जब भी हम किसी बर्तन में भरते हैं तो गैस के कण क्या होते हैं, उसकी दीवारों पर बल आरोपित करते हैं या फिर ताकत लगाते हैं, है ना, क्योंकि वो फ्रीली घूम रहे होते हैं। तो ये हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं। आकार क्या होता है, किसी भी चीज का आकार क्या होता है, आकार होता है उसकी आउटलाइन खींच सकते हैं कि नहीं, किसी वस्तु का हम आउटलाइन खींच सकते हैं कि नहीं। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपसे, आपके सामने एक ईंट है, आपके सामने ईंट है, तो क्या हम उसकी आउटलाइन खींच सकते हैं। ईंट को हम यदि किसी पेज पर लिखें और पेंसिल से उसकी आउटलाइन खींचना, तो खींच सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल खींच सकते हैं, है ना। लेकिन मैं यदि बात करूं, वो ईंट की जगह वहां पर पानी पड़ा हुआ है, तो क्या पानी की आउटलाइन खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती, बिल्कुल नहीं खींची जा सकती। सेम केस यदि बात करूं, अगर ऑक्सीजन गैस है, हमारे आजू बाजू जो है वो ऑक्सीजन गैस है, तो क्या इसकी आउटलाइन खींच सकते हो आप, नहीं खींच सकते, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि ठोसों का आकार जो है वो निश्चित होता है, जबकि द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। तो आकार के बारे में हम ये बातें बोल सकते हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद पूछा हुआ है हमसे गतिज ऊर्जा और घनत्व। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 8th क्लास में मैंने ही पढ़ाया ये बात तो आपको, गतिज ऊर्जा के बारे में, है ना। 8th क्लास में एक बार वीडियो आपका स्मार्ट क्लास ली थी जब मैंने, तब आपको बताया था गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु के गति करने के कारण उसमें ऊर्जा विद्यमान होती है। मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, दूसरा बच्चा यहाँ पर है, और ये धीरे धीरे चल के जाता है और इससे टकरा जाता है। टकरा जाएगा तो बोलेगा है कुछ नहीं लगा, जरा सा लगा, और वो साइड से निकल के चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो बच्चा यदि दौड़ के आया और इससे टकरा गया, बहुत ज्यादा स्पीड से टकरा गया, तो इसको लगने वाली है पक्के में, दोनों को लगेगी हालांकि, लेकिन लगने तो वाली है, तो फिर लड़ाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जब इसकी गति स्लो थी तो इसका लगने वाला बल जो था वो कम था,
फिर उसके बाद अगर इसकी गति तेज हो गई तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से उससे टकराया तो बल भी ज्यादा होगा। मतलब क्या, जब किसी गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, पहले गति स्लो थी तो उसमें ऊर्जा कम थी, गति स्पीड से हो गई तो उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ गई। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। आज आपका होमवर्क यही है ना, कि आपको जितनी भी डेफिनेशन में बता रहा हूँ आपको अपने शब्दों में लिखना है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने शब्दों का चुनाव करो, अपने शब्दों में जैसे लिखना चाहे, कॉपी पेस्ट नहीं करना, पुरानी कॉपी में नहीं देखना, बुक में नहीं देखना। जो आपने यहाँ पर सीखा है बस उसी को लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को लिखना है ना। अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप फिर से देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड रहेगा, मैं अभी इसको लिंक आपको शेयर कर दूंगा, कि वो लिंक ग्रुप पे डाल दूंगा, आप फिर से देख सकते हो। लेकिन आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इसकी डेफिनेशन लिखो एक बार रफ कॉपी में, एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है सारी। अगली जो डेफिनेशन है वो घनत्व की डेफिनेशन। भैया घनत्व के बारे में तो हम कल ही चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो घनत्व किसको बोलते हैं? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा घनत्व कहलाती है। क्या बोला मैंने? घनत्व का जैसे मैं डेफिनेशन बोलूँ ना तो आपके सामने फॉर्मूला आ जाना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था घनत्व बराबर से होता है, घनत्व बराबर से होता है द्रव्यमान बटे आयतन। याद है कल ही देखा था अपन ने, घनत्व बराबर से होता है द्रव्यमान बटे आयतन। पूरा नहीं लिखूं मैं, चलो लिख देता हूं, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। इसकी डेफिनेशन इसके फॉर्मूले में छुपी हुई है, ध्यान से देखो। क्या बोलेंगे हम इसकी डेफिनेशन? बोलेंगे यदि घनत्व की डेफिनेशन बोलेंगे, बोलेंगे प्रति इकाई आयतन में उपस्थित। आयतन समझते हो ना, आपके सामने आयतन के नाम लेते से दूध का बर्तन आना चाहिए। प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, एक निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा। इस निश्चित आयतन में हम जितना दूध डाल रहे हैं, जितनी मात्रा में दूध डाल रहे हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? घनत्व बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, इस घनत्व की डेफिनेशन हो जाएगी किसी निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा उसका घनत्व कहलाती है, या फिर पदार्थ का घनत्व कहलाती है। घनत्व बराबर से होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व की इकाई होती है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर क्यूब। ये बटे लगाया मैंने ना, ये वाला स्लैश जो है वो बटे लगाया। आप चाहो तो इसको पहले ऐसा भी लिख सकते हो, किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और आयतन को नापते हैं मीटर क्यूब में, है ना। जब इसको हम ऐसा लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं किलोग्राम, बटे का साइन ऐसा लगा सकते हैं और मीटर क्यूब लिख सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर आपको लिखना, जो कि आपके आगे बहुत काम आएगा, इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। इस चीज को मैं यदि ऐसा लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, m की पावर 3 है। यदि मैं इस m को ऊपर लिखना चाहूँ, अंश और हर समझते हो ना आप, 8 क्लास में पढ़ा होगा, इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँ, m हर को जो है वो अंश के साथ लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? मैं किलोग्राम तो वैसे का वैसे ही लिखा रहने दूंगा, जब ये ऊपर जाएगा ना तो कुछ नहीं होगा, बस घात जो है इसकी माइनस में हो जाएगी। घात क्या में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो जो जब भी आपको घात किसी की माइनस में दिखे ना, कि जैसे लिखा हुआ है x की पावर -1, तो इसका मतलब हो जाएगा ये लिखा हुआ है 1/x, 1/x। यहाँ पर क्या हो, इसकी पावर क्या है? 1 है। जब ये ऊपर गई तो घात कितनी हो गई? माइनस की। मान लीजिए वहां पर लिखा हुआ मीटर स्क्वायर, मीटर -2 लिखा हुआ, मीटर -2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/m² लिखा हुआ है। मतलब जब भी घात नीचे लिखी हुई रहती, मान लो उदाहरण के लिए 1/y² लिखा हुआ है, मेरे को इसको ऊपर लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? y की घात -2। मतलब घात जैसे ऊपर जाती है वो काय की हो जाती है? माइनस की हो जाती है ना। इसका उल्टा भी बोल सकते हो, अगर ऊपर घात माइनस की है तो वो बटे में जाके काय की हो जाती है? प्लस की हो जाती है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी आगे, लेकिन अभी के लिए जरूरी नहीं है। अभी आपसे केवल घनत्व पूछा था, तो घनत्व बराबर से क्या हो जाएगा? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है, और उसको हम ये वाले फॉर्मूले से व्यक्त करते हैं। तो टोटल डेफिनेशन कितनी हो गई? ये वाली डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लो। दृढ़ता की डेफिनेशन, टफनेस की डेफिनेशन हमको किसको बोलेंगे? किसी पदार्थ का, आप जरूरी नहीं ठोस बोलो, किसी पदार्थ का वह गुण जो कि उसके आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है, टफनेस कहलाती है ना। क्या बोला मैंने? किसी पदार्थ का वह गुण जो कि उसके आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, दृढ़ता कहलाता है। उदाहरण के लिए
ईंट पर यदि हम हथौड़ा मारकर उसका आकार चेंज करने की कोशिश करें तो पहले तो वो जो है वो टूटेगी नहीं ईंट आसानी से, लेकिन हम ज्यादा बल लगाएंगे तो वो उसका आकार चेंज नहीं होगा, वो टूट जाएगी, है ना। यदि हम किसी लोहे की रॉड के आकार चेंज करना है, उसको चपटा करना है, पहले तो स्टार्टिंग में वो होगी नहीं, लेकिन हम ज्यादा बल लगाएंगे तो वो शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है वो स्टार्टिंग में विरोध तो कर रही है ना, हम केवल ऐसे हाथ से दबा के तो उसका चेंज नहीं कर दे रहा शेप, है ना, थोड़ा सा बल लगाना पड़ रहा है हमको। तो वो गुण जो कि आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उसको हम दृढ़ता कहते हैं। संपीडितता किसको कहते हैं? पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके तहत उसको दबाकर, उस पर दबाव डालकर उसका आकार परिवर्तित किया जा सकता है, संपीडितता का गुण कहलाता है। तरलता किसको कहते हैं? पदार्थ के बहने का गुण, पदार्थ के बहने का गुण तरलता कहलाता है। उदाहरण के लिए दूध का बहना या फिर हवा का बहना। बर्तन में गैस के भरने पर हम क्या बोल सकते हैं? जब भी किसी गैस को बर्तन में भरा जाता है तो जो गैस के कण होते हैं उस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं, वो बार बार टकराते हैं उससे, तो क्या डाल रहे होते हैं? वो दबाव डाल रहे होते हैं। उसके बाद लिखेंगे, अगर आकार की बात लिखें तो आकार क्या होता है? जब किसी पदार्थ की हम आउटलाइन खींच सकते हैं, मतलब कि उसकी सीमा रेखा बना सकते हैं। यदि हम किसी पदार्थ की आउटलाइन बना सकते हैं या फिर सीमा रेखा बना सकते हैं तो उस सीमा रेखा को हम उसका आकार बोलते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। घनत्व किसे कहते हैं? किसी किसी निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। इसकी इकाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये सारी डेफिनेशन है, आपको कल का होमवर्क है। अगर सारी ना बने, जितनी बन जाए उतनी करिएगा, लेकिन एक पेज पर आपको लिखकर जो है वो पोस्ट करना है व्हाट्सएप ग्रुप पर, है ना। बाकी और कोई चीज ना करें व्हाट्सएप ग्रुप पर, केवल आपको होमवर्क पेस्ट करना है सही वाला, गलत वाली फोटो ना खींचे, फोटो क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कारण बताएं। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। बिल्कुल। कारण बताएं, कारण क्यों होता है? क्योंकि गैस के कण जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच जो है वो आकर्षण बल भी होता तो है लेकिन बहुत कम होता है, जिसके कारण से वो घूम पाते हैं, फ्रीली इधर उधर घूम रहे होते हैं। कल भी अपन ने देखा था ना, यदि हम किसी टंकी में किसी गैस को भर देंगे तो वो गैस के कण जो है वो बार बार उससे टकराएंगे, घूमते रहेंगे इधर। मैंने बताया था ना, आवारा होते हैं गैस के कण, है ना। तो वो आवारा आवारा कण जो है वो उस टंकी में बिल्कुल घूमते रहेंगे, कहीं पर भी घूमेंगे बिना कोई रोक रुकावट के। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? कारण क्या है? दो कारण है। पहला तो गैस के कण जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं और उन कणों के बीच आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण से वो गैस जो है उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है ना। दो रीजन दे दिए हमने। उसके बाद गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। कारण बताना है क्यों दबाव डालती है। जब वो गैस के कण खुले घूमते रहते हैं, बिल्कुल फ्रीली मूव कर पाते हैं, तो वो गैस की दीवारों से टकराते हैं, टकराते हैं, तो जिसके कारण से क्या हो जाता है? गैस के कण जो है वो बर्तन की दीवारों पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। गैस के कण लगातार उससे टकराते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? उसकी दीवारों पर दबाव डालते हैं वो। लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? लकड़ी की मेज जो है वो ठोस क्यों कहला रही है? जाहिर सी बात है, लकड़ी जो है वो ठोस उससे बनी हुई है। मेज जो है वो लकड़ी से बनी हुई है। और लकड़ी कैसी होती है? ठोस होती है। ठोस क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि उसका आकार निश्चित है, उसमें दृढ़ता है, दृढ़ता मतलब टफनेस है, वो विरोध करती है उसके आकार में परिवर्तन होने का, है ना। वो विरोध करती है, उसमें उसका घनत्व ज्यादा होता है, ये भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद उसका आकार निश्चित है, ये भी बोल सकते हैं। उसका संपीड़न नहीं हो पाता, ये भी बोल सकते हैं, है ना। उसका आकार निश्चित है, ये वाला बात बिल्कुल सही है। उसका घनत्व ज्यादा है, ये भी बिल्कुल सही है ना। जो भी पॉइंट आपको लिखना हो आप बिल्कुल इसमें लिख सकते हैं। ठोस का गुण लिखना है बस। ठोस के गुण जो है वो कौन सा होता है? घनत्व ज्यादा होता है इनका, वो लिखेंगे। तो उसके बाद हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए आपको कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। हम नॉर्मली जो है वो हाथ बिल्कुल चला पा रहे हैं, है ना। नॉर्मली अगर हम हवा में हाथ घुमा रहे हैं तो बिल्कुल घुमा पा रहे हैं, लेकिन यही चीज, हवा भी पदार्थ है ना, हवा भी बिल्कुल एक पदार्थ है। हवा में तो हम हाथ आसानी से घुमा ले रहे हैं, लेकिन यही चीज यदि मुझे लकड़ी में करना हो, कोई लकड़ी है, अगर लकड़ी के अंदर हाथ थोड़ा घुमाऊंगा तो जाहिर सी बात है कैसे घुमा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं घुमा सकता। इसके पीछे कारण बताना है आपको कि क्यों लकड़ी में हाथ क्यों नहीं घुमा पा रहा, हवा में हाथ कैसे घुमा पा रहा हूँ। तो उसका कारण एक सिंपल सा है, हवा जो है वो गैस है, गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और उनके पास मध्य आकर्षण बल भी कम होता है,
जिसके कारण से मैं अपना हाथ जो है वो उसमें घुमा फिरा सकता हूँ, चला सकता हूँ। जबकि लकड़ी ठोस है, लकड़ी जो है वो ठोस है, और यदि उसके कण जो है वो बहुत पास पास होते हैं, उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, उसके कण पास पास होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान भी बहुत कम होता है, जिसके कारण से मैं किसी ठोस में या किसी लकड़ी में हाथ घुमाने में समर्थ नहीं रखता हूँ, मैं सामर्थ्य नहीं रखता हूँ। मुझे हाथ घुमाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए पड़ेगी ताकि मैं लकड़ी तोड़ सकूं, जब जाके उसके अंदर से हाथ में चला पाऊंगा, है ना। तो एक ये हुआ। आखिरी क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है, बोलते हैं कि ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, ठोस का घनत्व ज्यादा होता है द्रव से। कल ही देखा था अपन ने ये बात कि जो ठोस होते हैं वो सब सर्वाधिक घनत्व होता है उनका, और द्रव का घनत्व जो है वो कम होता है। तो यदि ऐसा है तो बर्फ क्या है, ठोस है, और पानी क्या है, लिक्विड है, पानी द्रव है। तो फिर क्यों ठोस जो है, बर्फ जो है वो पानी पर तैरती रहती है? कभी शरबत के गिलास में बर्फ का टुकड़ा डाला है आपने? शरबत के गिलास में बर्फ डालते हैं तो वो ऊपर तैरती रहती है, गिलास में ऊपर ही रहती है बर्फ, कभी नीचे जाती हुई देखी? नहीं जाती। क्यों? फिर ऐसा क्यों है? वो तो ठोस है, उसको तो नीचे जाना चाहिए। अगर हम पानी के गिलास में भरे हुए गिलास में सिक्का डालेंगे तो सिक्का तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो ठोस है, उसका घनत्व तो ज्यादा है पानी से, इसलिए वो नीचे भी चला गया। लेकिन बर्फ तो ठोस है, उसके बाद उसका घनत्व भी ज्यादा होना चाहिए, और वो घनत्व ज्यादा होने के बाद अगर घनत्व ज्यादा है तो वो पानी में तैर क्यों रहा है, डूब क्यों नहीं रहा? क्वेश्चन ये है। तो उसका आंसर क्या है? आंसर ये है कि बर्फ का घनत्व, बर्फ ठोस जरूर है, बिल्कुल ठोस है, लेकिन उसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होता है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? यदि आप बर्फ को ध्यान से देखोगे, घर में जो आइस क्यूब होते हैं आपके, उसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको उसके अंदर बीच में जो है वो बबल ट्रैप करते हुए दिख जाएंगे। बबल मतलब हवा के बुलबुले दिख जाएंगे, बहुत सारे हवा के बुलबुले बुलबुले जो है वो बर्फ में दिख जाएंगे आपको। होता क्या है, जब हम पानी को गर्म कर रहे, सॉरी, पानी को फ्रीजर में रख रहे होते हैं, फ्रिज में रख रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, एकदम से टेम्परेचर डाउन होता है, ठंडक के कारण से जो पानी का फॉर्मूला पता है ना, H2O, उसमें ऑक्सीजन भी है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो पानी में रहती है और वो बबल के रूप में, बबल मतलब बबल के रूप में उसमें ट्रैप हो जाती है, किसमें, जमे हुए पानी में, जिसके कारण से बर्फ का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम हो जाता है और बर्फ जो है वो पानी पर तैरती रहती है। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। अभी केवल इतना जानिए कितना कम होता है, क्यों होता है, ये चैप्टर नंबर 9 या 10 में आएगा, तब अपन और ज्यादा डीप में चर्चा करेंगे इसके बारे में, घनत्व के बारे में। अभी के लिए केवल इतना जानना जरूरी है आपको कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण से बर्फ जो है वो पानी पर तैरती है। तो अभी के लिए केवल इतना है। तो ये थे आपके चैप्टर के बीच के क्वेश्चन। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। उसके लिए आपको क्लास फिर से ज्वाइन करना पड़ेगी। तो आधी आधी क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अभी अगली क्लास के लिए फिर से एक बार सभी लोग उसी लिंक को फिर से क्लिक करिए और फिर से ज्वाइन करिए, फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग।